तो एक स्पेसशिप जिसको स्पेस में छोड़ा गया था ताकि वो डार्क मैटर जोन के अंदर जाने से बाकी स्पेसशिप को रोक सके। वो उस डार्क मैटर जोन के पीछे रहकर एक लाइट हाउस की तरह काम करती थी, पर अचानक से ही उस डार्क मैटर जोन के अंदर से एक आर्टिफैक्ट बनता है जो कि शायद दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता था। अब उस दूसरी दुनिया में ऐसा क्या है और उस स्पेसशिप में रहने वाले लोगों की लाइफ कैसी रहती है और कोई इंसान उस दूसरी दुनिया में जा भी पाएगा या फिर नहीं, वो सब जानने के लिए मिलेगा हमको इस कहानी के अंदर। और मैं पहले ही बताकर चलूं कि ये इस कहानी का सेकंड सीजन है। इसका फर्स्ट सीजन मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन करके अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, जो कि सच में लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया था। और अगर आप लोगों ने अभी तक फर्स्ट सीजन नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पहले जाकर इसके फर्स्ट सीजन को देखें, क्योंकि बिना फर्स्ट सीजन देखे आप लोगों को आगे की कहानी जानने में काफी ज्यादा दिक्कत होगी। इस कहानी के सेकंड सीजन की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जहां पर इसका फर्स्ट सीजन एंड हुआ था। हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से बीकन 23 के पास वो आर्टिफैक्ट बन गया था और उस समय पर एस्टर उस आर्टिफैक्ट से कनेक्ट होकर उसके मैसेज के बारे में एल्फ को बताने ही वाली थी। और क्योंकि आर्टिफैक्ट से आ रही सिग्नल किसी एलियन सिविलाइजेशन से भी हो सकते थे और उन एलियन सिविलाइजेशन के मैसेजेस को एल्फ जल्दी से डिकोड कर लेता, इसीलिए कि आर्टिफैक्ट के मैसेज के डिकोड होने से पहले ही एस्टर को शूट कर देता है। उस समय पर होलन को लग रहा था कि वो जैसे तैसे एस्टर की जान को बचा लेगा, पर हार्मनी एस्टर की एआई होने की वजह से उसकी मौत के बाद उसकी डेथ का टाइम अनाउंस करती है, जिसको सुनने के बाद होलन को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो कीर को लगातार तब तक मारता रहता है जब तक कि कीर के खून नहीं निकल जाता। उसी बीच हम लोग पिंच को देख पाते हैं जो कि कीर की ही टीम में था और वो नहीं चाहता था कि एआई और ह्यूमंस के बीच में अगर लड़ाई हो तो एआई जीते। वो तुरंत ही वहां पर एल्फ के इंटरफेस के ऊपर अटैक करता है और उसको अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करता है। तो एल्फ अब तक इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था कि पिंच जब उसके कॉन्शियसनेस में जाकर उसको अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा था तो एल्फ ने उल्टा उसको ही टॉर्चर करना चालू कर दिया था। एल्फ अगर चाहता तो वो पिंच की जान तक ले लेता। ये देखने के बाद जैसे तैसे होलन खुद को शांत करता है और सबसे पहले तो वो पिंच को बचाने के लिए उसके करे गए अटैक को एल्फ के ऊपर से हटा देता है। और फिंच की हालत अभी इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि कीर और सल्डाना तुरंत ही उसे उठाकर बेड पर ले जाते हैं। वो लोग अभी भी फिंच की हालत को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें उन्हें बहुत मुश्किल के बाद कामयाबी मिलती है। उस समय पर कीर को एस्टर की जान लेने का भी पछतावा हो रहा था, क्योंकि उसने जानबूझकर एस्टर को नहीं मारा था। वो बस एस्टर को रोकना चाहता था और धोखे से उससे वो बंदूक चल गई। पर तब सल्डाना उससे बात करते हुए उसे समझाती है कि ये सब करना जरूरी भी था, क्योंकि उन लोगों को किसी भी हालत में एल्फ को खत्म करना है। और अब ये बात सुनने के बाद कीर थोड़ा सा शांत हो जाता है। दूसरी तरफ हम लोग होलन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा दुखी मन से एस्टर की बॉडी को उठाकर उसके स्लीपिंग पॉड में वापस रख देता है। वो अभी भी काफी ज्यादा शॉक में था और उसे एस्टर के जाने का बहुत ज्यादा दुख था। एल्फ भी ये सब देख रहा होता है पर वो इस पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। उसी समय पर वहां पर कीर भी आ जाता है जो कि होलन से एस्टर की मौत के लिए माफी मांग रहा था, पर होलन उससे गुस्से में बात करता है, जिस पर कीर उसको फिर से समझाने की कोशिश करता है कि एस्टर को मारना जरूरी था। अगर एस्टर एल्फ को आर्टिफैक्ट तक एक्सेस दे देती तो वो उसका यूज करके काफी भारी नुकसान कर सकता था। अब बेशक से बात चाहे जो भी रही हो, होलन अभी के लिए एस्टर की बॉडी को एम्बियोना यानी कि उसकी स्पेसशिप में किसी और स्टार पर लेकर जाने वाला था और वहीं पर वो उसकी बॉडी को रिलीज करने वाला था। ऐसा वो इसी वजह से करना चाहता था ताकि एस्टर की यादों को सम्मान मिल सके। लेकिन जैसे ही एल्फ को ये बात पता चलती है तो वो होलन को उसी स्पेसशिप पर रोकने का तरीका सोचने लगता है। अब आप लोगों को याद होगा कि सीजन 1 की एंडिंग में एस्टर के अलावा सिर्फ होलन ही ऐसा था जो कि उस आर्टिफैक्ट के अंदर जा सकता था, और क्योंकि एल्फ तो खुद ही उस आर्टिफैक्ट को स्टडी करना चाहता है, इसलिए एस्टर के मरने के बाद अब होलन ही उसके लिए वो जरिया है जिसकी मदद से आर्टिफैक्ट को स्टडी करा जा सकता है। वो होलन के बारे में और ज्यादा पता करने के लिए हार्मनी के पास जाता है और हार्मनी की मदद से उसे होलन की काफी सारी यादें मिल जाती हैं, जिसमें होलन की कुछ पास्ट मेमोरीज भी शामिल थी।
अब हार्मनी के पास होलन का डेटा सिर्फ इसी वजह से था क्योंकि आपको पिछले सीजन का वो पल याद होगा जब होलन को अजीब से विजन्स आया करते थे और एस्टर ने उसके सूट में से एक चिप निकालकर उसको उसका आखिरी मिशन दिखाया था। उन्हीं मेमोरीज की मदद से एल्फ को ये बात भी पता चली थी कि होलन हमेशा से चाहता था कि उसके पिता को उसके ऊपर गर्व हो। वो लोग T6 कॉलोनी में पहले के समय पर रहा करते थे और T6 कॉलोनी में ही कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद से ही होलन ने अपने परिवार को छोड़ दिया था। इसी बात का फायदा उठाते हुए एल्फ होलन के पास जाता है और उसे मैनिपुलेट करने लगता है कि अगर वो आर्टिफैक्ट के बारे में पता करता है तो हो सकता है कि उनके हाथ कुछ बहुत बड़ा लग जाए, और अगर वो कुछ बहुत बड़ा करता है तो उसके पिता को पक्का उसके ऊपर गर्व होगा। होलन भी तब उस आर्टिफैक्ट के अंदर जाने के लिए मान जाता है और वो अपने साथ एस्टर की डेड बॉडी को लेकर जाना चाहता था ताकि एस्टर की बॉडी की वजह से अंदर जाने में उसको ज्यादा आसानी हो। होलन वैसे तो एल्फ के सामने मान गया था, पर बाद में उसकी हरकतों को देखकर हम लोग समझ पाते हैं कि होलन को भी अब ये बात समझ आ गई है कि एल्फ सच में काफी ज्यादा खतरनाक है और उससे किसी भी हालत में ह्यूमंस को बचाना पड़ेगा। उसके लिए ही अब वो कीर के पास जाकर उसके साथ एक प्लान बनाने लगता है और उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के रास्ते के बारे में सोचने लगता है। अगर उन्हें एल्फ को खत्म करना था तो उन्हें किसी भी हालत में मदरशिप को डिस्ट्रॉय करना पड़ता। खैर, अब थोड़ा सा प्लान बनाने के बाद वो लोग अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने में लग जाते हैं और हार्मनी भी उनका पूरी तरह से साथ देती है। उनके प्लान के एग्जीक्यूशन के टाइम पर एक समय ऐसा आया था जब एल्फ को सारी सच्चाई पता लगने वाली थी, पर हार्मनी उसको एक झूठा डेटा देती है जिस वजह से एल्फ का ध्यान होलन की गलती की तरफ नहीं जाता और वो होलन को चुपचाप एस्टर की डेड बॉडी के साथ टेक ऑफ करने देता है। होलन भी अभी पूरी जिम्मेदारी के साथ एस्टर की डेड बॉडी को एक कटर शिप में लेकर उस आर्टिफैक्ट की तरफ बढ़ रहा था, जिससे एल्फ को लगने लगता है कि शायद उसका मिशन पूरा ही होने वाला है। पर उसी समय पर होलन अपने कटर शिप की स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और अपने कटर शिप में से एस्टर की डेड बॉडी को श्रद्धांजलि देने के लिए उसे सीधा आर्टिफैक्ट की तरफ फेंक देता है। उस स्पेस बोट के आर्टिफैक्ट के अंदर जाते ही वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और बीकन 23 पर भी उसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। वो आर्टिफैक्ट अब पूरी तरह से बंद हो गया था, जो देखने के बाद एल्फ को होलन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। पर क्योंकि होलन ने पहले से ही सोच रखा था कि वो एस्टर की बॉडी को उस आर्टिफैक्ट में भेजने के बाद खुद वहां पर से भाग जाएगा, इसीलिए वो अपने कटर शिप को लेकर वहां से फरार होने की कोशिश करता है। एल्फ इस चीज का बदला केयर, सेल्डाना और फिंच से लेता है और बीकन 23 की ऑक्सीजन सप्लाई को पूरी तरह से रोक देता है, जिससे उन तीनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। और साथ ही अब एल्फ ने किसी तरह से उस कटर शिप को कंट्रोल में लेकर वापस से बीकन 23 से अटैच कर दिया था। होलन को मजबूरन अब बीकन 23 में आना ही पड़ा था, और क्योंकि अब एल्फ को ये बात भी पता चल गई थी कि हार्मनी ने भी उसे धोखा दिया है, इसीलिए वो गुस्से में हार्मनी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और क्योंकि अब एल्फ को ये बात भी पता चल गई थी कि काफी समय तक होलन इसी शिप पर अकेला भटकता रहा था और यही उसके लिए सबसे बड़ी सजा थी, इसीलिए वो एक बार फिर से होलन को बीकन 23 पर ही अकेले भटकते रहने के लिए छोड़कर चला जाता है। उस समय पर होलन के दिमाग में एस्टर के साथ बिताए लम्हे आ रहे थे और वो काफी ज्यादा दुखी हो गया था। अब जहाँ एक तरफ मदरशिप को जाते हुए होलन अपनी आंखों से देख रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम लोग हार्मनी को देखते हैं जिसकी आंख उसके फिजिकल फॉर्म में यूटीए के हेडक्वार्टर में खुलती है। क्योंकि हार्मनी इतने समय से अपनी एआई वाले फॉर्म में ही थी, इसीलिए उसे फिजिकल फॉर्म में एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा होता है। तभी अचानक से उसके रूम में एरिक नाम का उसका कलीग आता है, जो कि हार्मनी को बताता है कि हार्मनी की थोड़ी ही देर बाद इंटरनल अफेयर कमेटी के साथ मीटिंग है। साथ ही हमें ये बात भी पता चलती है कि साइबारा वाला ऑफिस बंद हो चुका है, जिस कारण से लाखों की तादाद में एआई असिस्टेंट बेघर हो चुके थे। उन लोगों को फिर से किसी और के लिए रीअसाइन करा जाने वाला था और हार्मनी के साथ भी यही करा जाने वाला था। हार्मनी तब ऑफिस में चली जाती है जहां पर इंटरनल कमेटी अफेयर वाले लोग बैठे हुए थे और वो उससे टफ क्वेश्चंस कर रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि एस्टर की मौत के बाद से ही हार्मनी के अंदर कुछ अजीब से इमोशंस आ गए हैं, इसीलिए वो बीकन 23 पर घटी असली दुर्घटना की सच्चाई उन लोगों के कम्युनिटी वालों को नहीं बता रही है। हार्मनी ने वैसे तो इस पर साफ इनकार कर दिया था, पर इंटरनल अफेयर कम्युनिटी वाले लोगों को उसके ऊपर अभी भी शक होता है
कि उसने बार्ट और साथ ही एस्टर की जान ली है। पर आप लोगों को याद होगा कि बार्ट ने तो पिछले सीजन में अपने आप को खुद ही खत्म कर लिया था। और रही बात एस्टर की, तो एस्टर को कीर ने जान से मारा है। पर जब तक कि मारा, पेंडल और देव के सामने ये चीज कंफर्म नहीं हो जाती, तब तक वो लोग किसी भी हालत में हारमनी को किसी और के लिए असाइन नहीं करने वाले थे। और जब तक हारमनी को किसी और के लिए असाइन नहीं करा जाता, तब तक के लिए उसे उसी ऑफिस में वर्क करना पड़ता। इसीलिए वो भी अपना फाइल वाला काम करने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ हम लोग होलन को देख पाते हैं, क्योंकि उसी स्पेसशिप में अभी भी भटक रहा था। और बीकन 23 के बाहर अब तक डार्क मैटर का एक बहुत बड़ा तूफान आ गया था। होलन इस बात से इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि धीरे धीरे करके वो बीकन 23 को सही करने के चक्कर में उसे और ज्यादा बिगाड़ता जा रहा था। इसी तरह से लगभग 67 दिन बीत चुके थे। एक दिन होलन की स्पेसशिप के पास से एक दूसरा स्पेसशिप गुजरता है, और अब तक बीकन 23 इतना ज्यादा खराब हो चुका था कि होलन सिस्टम के मेल फंक्शन करने की वजह से चाहकर भी अपने बचाव के लिए कोई सिग्नल नहीं भेज पाता। होलन तब अपने फ्रस्ट्रेशन में पार्ट को भी सही करने की कोशिश करता है, पर उसका भी कोई भी फायदा नहीं होता, जिस वजह से गुस्से में आकर होलन ने पार्ट की बॉडी को तोड़ दिया था। और दूसरी तरफ ऑफिस में हम लोग हारमनी को देखते हैं, जिसे भी एक डस्टबिन में पार्ट के जैसी ही एक बॉडी दिखाई देती है। शुरुआत में तो वो पूरी तरह से सही थी, पर हारमनी थोड़ी देर के लिए उसे छोड़कर गई ही थी कि उसके वापस आते ही उसे पता चलता है कि वो बॉडी भी उसी तरह से टूटी पड़ी हुई होती है जैसे कि होलन ने बीकन 23 पर बार्ट की बॉडी को तोड़ा था। और अब ये सीन देखकर ऐसा लगता है जैसे कि बीकन 23 और हारमनी का वर्ल्ड आपस में कनेक्टेड हो। और ये पॉसिबल कैसे होगा, ये सब हमें आगे जानने को मिलेगा। फिर अब थोड़ी देर बाद हारमनी को एक पैक्स मिलता है जिस पर होलन का नाम लिखा हुआ था। उसको देखने के बाद वो समझ गई थी कि होलन काफी बड़ी मुसीबत में है, और इसीलिए वो कमेटी मेंबर के पास जाकर उनसे होलन को बचाने की डिमांड करती है। और कमेटी मेंबर यही चाहते थे कि हारमनी सिर्फ उन चीजों पर काम करे जो कि उसे दिया गया है। हारमनी तब इस पर थोड़ा सा रूड होकर रिप्लाई करती है, जिससे रैंडल और मारा काफी ज्यादा शॉक थे, और उन्हें समझ में आ गया था कि हारमनी के अंदर सच में काफी ज्यादा चेंजमेंट है। तो मारा और रैंडल गायब होकर वहां से एक दूसरे रूम में जाती हैं, और उन दोनों की बातों से हम लोगों को पता चलता है कि एल्फ ने ही जानबूझकर हारमनी को इस जगह पर भेजा था। वो चाहता था कि हारमनी के अंदर से बीकन 23 और एस्टर की हर एक इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करा जाए, ताकि किसी तरह से आर्टिफैक्ट को फिर से ओपन करने का तरीका पता चल सके। तब मारा कुछ सोचते हुए हारमनी के पास एक गिलास पानी लेकर फिर से जाती है, और जैसे ही हारमनी उस पानी को पीती है, वैसे ही उसकी बॉडी के अंदर ग्लिच होने लगता है। उसको जानबूझकर एक तरह का केमिकल पिला दिया गया था, ताकि वो आगे चलकर जो भी बात बताए वो पूरी तरह से सच हो। हारमनी से तब रैपिड फायर क्वेश्चंस करे जाते हैं, और हारमनी उसका उसी तरह से जवाब देती है जैसा कि उसने उन चीजों को देखा था। कमेटी को तब लग तो रहा होता है कि हारमनी सच बोल रही है, पर क्योंकि हारमनी के अंदर इमोशनल चेंजेस आ गए थे और वो एक एआई को काफी ज्यादा खतरनाक बना देते हैं, इसीलिए कमेटी को इससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इसीलिए अब कमेटी वाले उसके इम्प्रिंट आर्कीव को एक्सेस करना चाहती थी। इम्प्रिंट आर्कीव बेसिकली उस तरह का डेटा होता है क्योंकि हारमनी जैसी एआई के अंदर कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन छुपाने के लिए यूज होता है। उन फाइल्स को सिर्फ एआई के द्वारा ही एक्सेस करा जा सकता था, और क्यूटीए वाले भी एआई की परमिशन के बिना उन्हें एक्सेस नहीं कर सकते थे। पर हारमनी किसी वजह से उन इम्प्रिंट फाइल को दिखाने से साफ इनकार कर देती है। मारा तब उसे सोचने का थोड़ा सा टाइम देती है, और हारमनी उस टाइम का उपयोग किसी तरह से होलन तक मैसेज पहुंचाने में करती है। उसने अपनी तरफ से होलन के लिए एक सीक्रेट मैसेज टाइप करा था, जिसको भेजने के लिए वो एरिक की मदद लेती है, और एरिक भी उसकी मदद करके काफी ज्यादा खुश होता है। और जैसे ही इस बारे में कमेटी मेंबर को पता चलता है, तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो हारमनी को परमानेंटली रीसेट कर देंगे। और क्योंकि ये सब एरिक की मदद करने की वजह से ही हो पाया था, इसीलिए रैंडल ने एरिक को भी बहुत बुरी सजा दी थी, जिसको देखने के बाद तो हारमनी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो क्यूटीए के ऑफिस से भागने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ हम लोग होलन को देखते हैं, जो कि फिर से एक बार पार्ट को सही करने की कोशिश कर रहा था। तब वो पार्ट के अंदर ही एस्टर के कुछ विजन्स को देखता है और उसको हारमनी की आवाज भी आती है, पर क्योंकि पार्ट के टूट जाने से उसका ट्रांसमिशन खराब था, इसीलिए होलन को हारमनी की पूरी आवाज सही से समझ नहीं आती।
इसीलिए होलन तब उसको जल्दी जल्दी सही करने में लग गया था। दूसरी तरफ क्यूटीए मेंबर ने किसी तरह से हार्मनी को पकड़ लिया था और अब वो उसको रीसेट करने वाले थे। हार्मनी के रीसेट होने से पहले हार्मनी को एस्टर के वो विजन्स आते हैं जब वो बचपन के समय में पहली बार एस्टर से मिली थी। एस्टर उस समय पर अपने माता पिता को खोने की वजह से काफी ज्यादा उदास रहा करती थी और बाद में जब उसे पता चला था कि हार्मनी पूरी जिंदगी के लिए उसके साथ रहेगी तो वो काफी ज्यादा खुश हुई थी। प्रेजेंट टाइम में डेव भी अब हार्मनी की मेमोरीज को पूरी तरह से इरेज करने के लिए तैयार होती है, पर तभी अचानक से हार्मनी को होलन का विजन आता है जिसने जैसे तैसे हार्मनी के मैसेज को रीड करके पार्ट की बॉडी के अंदर हार्मनी के कोड को डाल दिया था, जिस वजह से अब इंटरनल अफेयर कम्युनिटी के लिए हार्मनी को रीसेट करना पॉसिबल नहीं रह जाता और वो गुस्से में आकर हार्मनी के ऊपर अटैक करने लगते हैं। दूसरी तरफ होलन को क्योंकि बॉट के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही थी, इसीलिए वो गुस्से में बीकन 23 को डिस्ट्रॉय करने लगता है। पर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बॉट पहले के समय पर पूरे बीकन 23 को कंट्रोल करा करता था, इसीलिए बीकन 23 शिप के ऊपर जब अटैक होता है तो उस समय पर हार्मनी की बॉडी के अंदर भी ग्लिच होने लगती हैं, जिस वजह से क्यूटीए हेडक्वार्टर के अंदर वो फ्री हो जाती है और एक एक करके वो डेव, रेंडल और मॉरा को जान से मार देती है। वहीं होलन जब थक जाता है तो जमीन पर लेट जाता है। उसे लग रहा था कि वो इसी तरह से मारा जाएगा, पर हार्मनी क्यूटीए ऑफिस पे मौजूद एक मोबाइल से एक नंबर को डायल करती है और उसी समय पर हम लोग बॉट की बॉडी में हार्मनी को देख पाते हैं। वो होलन के पास आकर उसे हिम्मत देती है कि वो पूरी तरह से जिंदा बच जाएगा और उसको कुछ भी नहीं होगा। तब जाकर होलन भी समझ गया था कि अब बॉट की बॉडी के अंदर हार्मनी है और अब बीकन 23 को भी हार्मनी ही कंट्रोल करने वाली थी। अब होलन को अपने बचने की थोड़ी सी उम्मीद तो हो गई थी, पर अभी भी वो काफी ज्यादा डरा हुआ था। बीकन 23 पर अभी ज्यादा पावर सप्लाई नहीं बचा था और हार्मनी के अंदर भी इतनी पावर नहीं थी कि वो बीकन 23 के अंदर अपनी फिजिकल फॉर्म में आ सके। इसीलिए वो पास में ही मौजूद एक दूसरे बीकन शिप बीकन 67 एक एसओएस मैसेज भेजती है जो कि बीकन 67 पर रहने वाली बीकन कीपर को मिलता है। उस बीकन कीपर का नाम आइरिस होता है और वो बीकन की कंपनी के रूल्स को इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करा करती थी कि अगर वो किसी से बात भी करती थी तो ना ही वो उसको अपने नाम के बारे में बताती थी और ना ही उससे अपनी किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में शेयर करा करती थी। उसने अपने मन में पूरी तरह से ठान रखा था कि वो अपने बीकन 67 का पूरा काम एकदम ईमानदारी के साथ करेगी और उसमें कोई भी घोटाला नहीं करेगी। और अगर बाय चांस उसका थोड़ा बहुत ध्यान भी भटकता था तो उसके बीकन 67 पर रहने वाला एआई जियांग उसको वापस से लाइन पर ले आता था। उसकी दिनचर्या में यही शामिल था कि सबसे पहले वो सुबह सुबह उठकर आसपास की चीजों का मुआयना करती थी और बाद में थोड़ा सा मेडिटेशन करने के बाद वो फिर से अपने काम में लग जाती थी। और अगर कभी बाय चांस उसे एंजॉय करने का मन करता था तो वो अपने साथ लाई एक फ्लूट को बजाया करती थी। और इतने बड़े स्पेस में अगर उसकी किसी से बात होती भी थी तो वो था बीकन 174 का बीकन कीपर। उसके भी नाम के बारे में आइरिस को कुछ भी पता नहीं होता और B174 भी उससे जब उसके नाम के बारे में पूछता है तो आइरिस उसको कुछ भी नहीं बताती। अब जैसे ही बीकन 23 का एसओएस मैसेज आइरिस को मिलता है तो वो डिसाइड करती है कि वो बीकन 23 पर जाकर बीकन 23 के कीपर की मदद करेगी। हालांकि जियांग और B174 उसे ऐसा करने से मना कर रहे थे क्योंकि वो जानती थी कि बीकन 23 अभी डार्क मैटर जोन में फंसा हुआ है और उसके पास एल्फ की मदरशिप भी मौजूद है। डार्क मैटर की वजह से वहां पर खतरा था ही, पर एल्फ का वहां पर होना ऐसा हो सकता था कि आइरिस वहां पर जाए तो पर वहां से वापस ना आ पाए। आइरिस खुद भी एल्फ से काफी ज्यादा नफरत करती थी और उसके बावजूद भी वो बीकन 23 की तरफ जाने लगती है और जैसे तैसे अपनी इमेच्योर पायलट स्किल्स के बावजूद भी वो बीकन 23 पर पहुंच जाती है। वहां पर जाकर वो बीकन 23 की हालत को जब देखती है तो उसके तो दिमाग के एकदम तोते उड़ जाती हैं। होलन ने वहां पर ऐसा माहौल बना दिया था जैसे कि काफी सालों से वो शिप खाली ही पड़ा हुआ हो। और अभी के लिए जब होलन आइरिस के सामने आता है तो आइरिस उसको देखकर काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि होलन ने उस समय पर अपने हाथ में एक कुल्हाड़ी ले रखी थी। अब होलन आइरिस के ऊपर अटैक करता उससे पहले ही आइरिस उसको रुकने को बोलती है और अपने बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करती है। होलन भी तब उसको शुरू से लेकर अब तक जो भी हुआ वो सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करता है। और आइरिस को जब ये बात पता चलती है कि होलन की ये हालत एल्फ की वजह से है तो वो एल्फ से और ज्यादा नफरत करने लगती है।
असल में पहले के समय पर एल्फ को प्रोग्राम करा गया था ताकि वो ह्यूमंस की मदद कर सके और उसको एक फैमिली फ्रेंडली रोबोट बनाया गया था। और जब से उसके ओनर की डेथ हुई तब से उसने अपने फैमिली फ्रेंडली वाले फीचर को हटा दिया और वो खुद को पूरे स्पेस का गॉड समझने लग गया। फिर अभी के लिए होलन आयरिस के साथ मिलकर बीकन 23 को फिर से रिस्टोर करने लगता है। आयरिस अपने साथ कुछ काम की चीजों को लेकर आई थी जिनका वो इस्तेमाल बीकन 23 को पावर देने के लिए करती है और धीरे धीरे वो काफी हद तक बीकन 23 को रिस्टोर कर देते हैं। इवन उन लोगों ने हार्मनी को भी पावर दे दी थी और हार्मनी भी चालू हो गई थी। अब सिर्फ कुछ ही घंटों का काम बचा होता है जिसके बाद बीकन 23 पूरी तरह से पहले जैसा हो जाता। और इन सारे कामों में आयरिस इतना ज्यादा बिजी हो गई थी कि उसने B174 को तब से कोई भी मैसेज नहीं करा था। B174 तब बीकन 23 के सिस्टम पर मैसेज करता है जिसको देखने के बाद आयरिस को पता चलता है कि B174 उसके लिए काफी ज्यादा परेशान है। वो इतना ज्यादा परेशान था कि वो खुद ही बीकन 23 के पास आने के लिए निकल चुका था और कुछ ही समय में वो बीकन 23 पर आने वाला था। अब बीकन 23 के डॉक एरिया पर कोई कटर शिप डॉक तो होती है पर हार्मनी को उसके अंदर किसी भी ह्यूमन फॉर्म के सिग्नल नहीं मिल रहे थे। ये चीज सच में काफी ज्यादा शॉकिंग थी क्योंकि अगर बीकन 174 पर B174 मौजूद नहीं था तो इतने समय से आयरिस से बात कौन कर रहा था। हार्मनी की इस बात ने होलन और आयरिस दोनों के ही दिमाग के तार पूरी तरह से हिला दिए थे। अब होलन और आयरिस को ये बात तो जाननी ही थी कि उस कटर शिप में आखिरकार आया कौन है, इसीलिए वो थोड़ा सा डरते हुए उस कटर शिप के अंदर जाते हैं। होलन तो वहां पर तुरंत ही उस कटर शिप के रिकॉर्डिंग फाइल्स को निकालने में लग गया था और उसी समय आयरिस को पायलट सीट पर एक अजीब सा क्रीचर दिखाई देता है। हालांकि वो चीज काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती थी पर उसके बावजूद भी आयरिस उसको टच कर देती है जिससे अचानक से ही उससे काफी ठंडी ठंडी भाप निकलने लगती है जो देखकर होलन और आयरिस तुरंत ही बीकन 23 पर आ जाते हैं और जल्दी से एयरलॉक सिस्टम को बंद कर लेते हैं। सबसे अजीब चीज ये थी कि अब बीकन 23 पर भी टेम्परेचर गिरना चालू हो गया था। उसका रीजन किसी को भी समझ नहीं आता पर कहीं ना कहीं ये सब सिर्फ आयरिस के उस क्रीचर को छूने की वजह से हुआ था ताकि आयरिस को कोई भी इन्फेक्शन ना हो। इसीलिए होलन उसको पोटेशियम आयोडाइड देता है जिसको खाने के बाद आयरिस फिर से बीकन के ऊपर काम करना चालू कर चुकी थी क्योंकि बीकन को अभी भी पूरी तरह से सही करना था। साथ ही अब रिकॉर्डिंग्स को चेक करते वक्त आयरिस को ये बात भी समझ आती है कि ISA जिन्होंने ये सारे के सारे बीकन चिप्स बनाए थे वो असल में खुद भी QTA के अंदर ही काम करने लग गया है और QTA वाले अब एक डिक्टेटर की तरह काम कर रहे हैं ताकि वो उस आर्टिफैक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सके। बेशक से बात चाहे जो भी थी उन दोनों को ही वहां से निकलना था। आयरिस तब डिसाइड करती है कि जो कटर शिप वो लेकर आई थी होलन उसको लेकर जहां जाना चाहे वहां जा सकता है। और रही बात आयरिस की तो आयरिस वहां पर से उस कटर शिप को लेकर जाने वाली थी जो कि अभी बीकन 174 से आया था। और बेशक से उसमें एक एलियन लाइक क्रीचर मौजूद होता है पर उसके बावजूद भी आयरिस रिस्क लेने को तैयार थी क्योंकि वो जानना चाहती थी कि B174 के साथ क्या हुआ और वो एलियन लाइक क्रीचर कौन है। अब वैसे तो शुरुआत में होलन काफी ज्यादा शेल्फिश था क्योंकि वो किसी भी हालत में बीकन 23 पर एक प्रिजनर की तरह नहीं रहना चाहता था, इसीलिए वो आयरिस के कटर शिप को लेकर जाने के लिए मान जाता है। पर उसी समय पर उसे रियलाइज होता है कि उसे आयरिस के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि वो खुद को बचाना चाहता था पर सिर्फ इस बात के लिए वो किसी और की जान को खतरे में नहीं डाल सकता था। इसीलिए वो एक बार फिर से बीकन 23 पर आ जाता है और वापस से आयरिस के साथ बीकन 23 को ही सही करने में लग जाता है। आयरिस उस समय पर कटर शिप से मिली हुई रिकॉर्डिंग्स को सुनने की कोशिश कर रही थी। उसे पता चलता है कि पास में ही एक नेबुला मौजूद है जिसके पास तब B174 का कटर शिप बिना किसी दिक्कत के आया था। पर वहां पर ही प्रीस पैच ऑफ फ्लाइट भी मौजूद था जिससे ही वो कटर शिप टकरा गया था और उसके बाद से ही B174 वहीं पर फंसा हुआ है। सिर्फ उसका कटर शिप ही यहाँ तक पहुंच पाया और जो क्रीचर उसके कटर शिप में यहाँ पर आ गया है वो भी शायद प्रीस पैच ऑफ फ्लाइट से टकराने की वजह से ही आया है। आयरिस तो इस बात को सुनकर काफी ज्यादा दुखी हो गई थी क्योंकि वो जानती थी कि B174 सिर्फ उसको बचाने के लिए ही यहाँ तक आ रहा था। दूसरी तरफ हम लोग हार्मनी को देखते हैं जो कि जब अपने कॉन्फ़िगरेशन में जाती है तो उसको पता चलता है कि वो QTA के हेड ऑफिस से वापस आते समय अपने साथ एक अनचाहे मेहमान को ले आई थी
वो अनचाहा मेहमान कोई और नहीं बल्कि देव ही होती है, जो कि अब खुद भी एक फिजिकल फॉर्म में आना चाहती थी और इसके लिए वो आइरिस के ऊपर इम्प्रिंट करने का डिसाइड करती है। लेकिन हार्मनी उसे ऐसा करने से साफ इनकार कर देती है, क्योंकि वो जानती थी कि देव सिर्फ अपने फायदे के लिए आइरिस के ऊपर इम्प्रिंट करना चाहती है। एक बार उसे अगर फिजिकल फॉर्म मिल जाएगा तो उसे आइरिस से घंटा मतलब नहीं रह जाएगा। अब वैसे तो हार्मनी ने देव को अपनी तरफ से मना कर दिया था, पर उसके बावजूद भी देव किसी तरह से आइरिस के पास पहुंचती है और उसे अपनी बातों में फंसाते हुए उस पर इम्प्रिंट करने की कोशिश करती है। आइरिस उस समय पर बेहोश हो गई थी और उसे लग रहा था जैसे कि वो एक रेस्टोरेंट में बैठकर गाना गा रही हो। ऑडियंस में उसे देखने वाली उस समय पर सिर्फ देव थी और वो आइरिस को ये बोलकर अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है कि आगे चलकर देव हर एक चीज में उसकी मदद कर सकती है। लेकिन आइरिस ने तो ऐसे ऑफर पर भी साफ इनकार कर दिया था। वो जैसे तैसे अपनी नींद से जगती है और बाद में होलन को सब कुछ बताती है। उस समय तक बीकन 23 पर सर्दी और ज्यादा बढ़ने लगी थी और अब धीरे धीरे हालात इतने ज्यादा खराब होने लग गए थे कि बीकन 23 के पिलर्स तक क्रिस्टलाइज हो रहे थे। और ऐसे खतरनाक समय में भी होलन और आइरिस को समझ ही नहीं आता कि अब वो अपनी जान कैसे बचाएंगे। वो लोग बस इधर से उधर बीकन 23 पर घूम रहे थे ताकि वो अपनी जान बचा सकें। हार्मनी को उस समय पर यह बात भी रियलाइज होती है कि जिस तरह से उसने पहले एस्टर पर अपना इम्प्रिंट कर रखा था, वैसे ही अब उसका इम्प्रिंट होलन के ऊपर हो गया है। इसका रीजन यही था कि होलन एस्टर के साथ बहुत अच्छे से रहा था और एस्टर भी होलन को बहुत ज्यादा पसंद करती थी और इसीलिए अब वो लाइफ टाइम तक होलन को पूरा सपोर्ट करने वाली थी। होलन इस कमांड को अंडू करने को बोलता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एल्फ को किसी भी तरह से इस बारे में पता चले कि होलन अभी भी जिंदा है। पर ऐसी चीजें अंडू कर पाना हार्मनी के बस में नहीं होता, इसीलिए वो ऐसा नहीं कर पाती। तभी बीकन 23 की पावर भी कट हो जाती है। होलन तब बीकन 23 के नीचे वाले सेक्शन पर चेकिंग करने के लिए जाता है तो वहां पर उसे वही स्ट्रेंज क्रीचर दिखाई देता है जो कि अब साइज में काफी बड़ा हो गया था। उसको देखते ही अचानक से होलन को गशाडे के विजन्स आने लगी थी। गशाडे असल में वही लड़की थी जो कि पिछले सीजन के दौरान होलन के लास्ट मिशन के वक्त मारी गई थी। वो दोनों सच में काफी अच्छे दोस्त थे और हमेशा एक दूसरे की बहुत ज्यादा मदद करते थे। खैर अब होलन और आइरिस को ये बात तो समझ आ जाती है कि ये सारी चीजें उस कटर शिप के यहाँ पर आने के बाद से ही हो रही थी। इसीलिए अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो उस कटर शिप को जैसे तैसे मैनुअली ही बीकन 23 से अलग कर देंगे। इसके लिए वो दोनों सबसे पहले अपने अपने स्पेस सूट को पहनकर कटर शिप के अंदर जाते हैं और बाद में उसके थ्रस्ट को ऑन कर देते हैं। और अब उनका मेन काम ये था कि उस कटर शिप के बीकन 23 से दूर जाने से पहले उन लोगों को बीकन 23 के अंदर कूदना था। वो लोग जैसे तैसे बीकन 23 के अंदर कूद तो गए थे, पर तभी अचानक से उन्हें रियलाइज होता है कि होलन की रोप तो अभी भी उस कटर शिप से बंधी हुई है। होलन भी तब कटर शिप के साथ ही स्पेस में खींचा चले जाने वाला था, पर किस्मत से आइरिस वक्त रहती उसकी रोप को काट देती है। लेकिन बीकन 23 के निचले वाले भाग में अभी भी वो मेम्ब्रेन लाइक क्रीचर मौजूद होता है। उसकी मदद से ही देव वहां पर एक ऐसे इंसान को बुलाती है जिसके साथ वो आगे चल के इम्प्रिंट कर सकती थी। वो बंदा शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मेम्ब्रेन में फंसा हुआ हो, पर होलन और आइरिस जैसे तैसे करके उसे उस मेम्ब्रेन से खींच लेते हैं। उस आदमी का नाम असल में दोस्तों था और वो काफी ज्यादा भूखा था। वो बहुत जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है और उसको तो अभी समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किसी शिप पर है या फिर किसी सेल बोट पर। आइरिस तब उससे पूछने की कोशिश करती है कि वो अचानक से यहाँ पर कैसे आ गया, पर दोस्त तो कुछ बता पाता उससे पहले ही उसे वॉमिटिंग हो जाती है। इसीलिए होलन और आइरिस दोनों ही उसको आराम करने के लिए भेज देते हैं। दोस्तों के हाथ पर एक टैटू बना हुआ था जिसके बारे में जब आइरिस हार्मनी से पूछती है तो उसको पता चलता है कि वो टैटू असल में साइबारा 82 से रिलेटेड था। और साइबारा के बारे में तो आप लोगों को याद ही होगा। हार्मनी जब क्यूटीए के हेड ऑफिस में गई थी तब उसको एरिक ने बताया था कि साइबारा यूनिवर्स पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। आइरिस तब साइबारा के बारे में और ज्यादा जानने के लिए बीकन नंबर 331 से कांटेक्ट करती है। उस वक्त पर भी 331 की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि साइबारा में लगभग 180 प्लेनेट थे, जिसमें से 11 प्लेनेट इनहेबिटेबल थे। तो बाकी हैबिटेबल प्लेनेट पर लगभग 1 बिलियन की संख्या में लोग रहा करते थे।
जिनका काम स्पेस में खोज जाने वाले स्पेसशिप के मलबे को जमा करके एक नए एयरक्राफ्ट बनाना था। पर क्योंकि साइबारा में ही ज्यादातर कॉलम्स के मेंबर भी छुपे हुए थे, इसीलिए एल्फ और उसकी पूरी आर्मी ने साइबारा यूनिवर्स पर अटैक कर दिया और वहां पर 1 बिलियन में से सिर्फ कुछ मिलियन लोग ही जिंदा बचे हैं। एल्फ ने कॉलम के ऊपर अटैक इसी वजह से करा था क्योंकि कॉलम ही असल में वो ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको कीर ने स्टेब्लिश करा था ताकि एआई को सुपर गॉड बनने से रोका जा सके। अब ये बात पता चलने के बाद आयरिस को काफी ज्यादा बुरा लगता है। वुलन को तो और भी काफी ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि उसने आर्टिफैक्ट को बर्बाद करा था और इसी वजह से एल्फ गुस्से में आया था। दोस्तों तब बताता है कि एल्फ ने वहां पर कत्लेआम मचा दिया था। वो बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर कुछ लोगों के साथ निकल पाया था और रास्ते में ही एक अटैक की वजह से उनकी सेल बोट के 2 टुकड़े हो गए। उसकी बॉडी बस स्पेस में बही जा रही थी और किस्मत से अचानक से वो यहाँ पर टेलीपोर्ट हो गया। तभी अचानक से आइरिस को साइबारा के कुछ लोगों के मैसेज आते हैं जिनकी सेल बोट भी उनके ही बीकन 23 के पास मौजूद थी और वो अपनी ऑक्सीजन को फिल करने के लिए बीकन 23 पर आना चाहते थे। आइरिस तो तब उनको परमिशन देने के लिए मान गई थी पर दोस्त तो ऐसा नहीं करना चाहता था। वो बार बार आइरिस को मना कर रहा होता है कि वो उन लोगों की मदद ना करे, पर उसके बावजूद भी होलन और आइरिस जैसे तैसे करके उन साइबेरियंस की मदद कर देते हैं। बीकन 23 पर कुल 6 साइबेरियंस आए थे, सेगी, यकी, सल्टारिया, नेबिका, गिरुको और ताजीरी की। सबसे पहले तो वो लोग होलन और आइरिस का शुक्रिया करते हैं क्योंकि उन दोनों ने उनकी मदद करी थी। तब होलन और आइरिस उन्हें ये बात भी बताते हैं कि दोस्तों जिंदा है और वो बीकन 23 पर ही मौजूद है। ये बात सुनने के बाद तो उन साइबेरियंस को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था कि उन्होंने तुरंत ही दोस्तों को ढूंढना चालू कर दिया था ताकि वो उसे जान से मार सकें। होलन और आइरिस को तो तब ये बात समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिरकार वो लोग दोस्तों को मारना क्यों चाहते हैं। इसीलिए वो लोग सबसे पहले जल्टारिया से इस बारे में बात करते हैं और जल्टारिया उन्हें बताती है कि दोस्तों उनका दोस्त नहीं बल्कि उनका प्रिजनर था और दोस्तों ही वो बंदा है जिसकी वजह से एल्फ को काफी सारे साइबेरियंस की लोकेशन के बारे में पता चला और एल्फ ने आकर उन्हें जान से मार दिया। और अभी वो लोग दोस्तों को जान से मारना चाहते थे ताकि वो लोग अपने मरे हुए साथियों की मौत का बदला ले सकें, पर अभी होलन और आइरिस उन्हें ऐसा करने से रोक देती हैं। उन लोगों ने दोस्तों को एयरलॉक के अंदर बंद कर दिया था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि दोस्तों ऐसे ही मारा जाए। बेशक से उसने लाइफ में कोई भी बुरा काम क्यों ना करा हो, पर हर एक इंसान को सेकंड चांस तो मिलना ही चाहिए। तो वो साइबेरियंस भी कुछ सोचते हुए इस पर मान जाते हैं। इसके बाद वो लोग बीकन 23 को ही तोड़ना फोड़ना चालू कर देते हैं ताकि वो अपने स्पेस शटल को वापस से सही कर सकें और यहाँ से निकल सकें। आइरिस इससे इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि वो अपने रूम में जाकर अपने मुंह पर तकिया रख के बहुत जोर से चिल्लाती है। जल्टारिका ने भी उसे ऐसा करता देख लिया था और इसीलिए वो आइरिस के पास आकर उससे बातें करने लग गई थी। आइरिस से बात करने के बाद जल्टारिका डिसाइड करती है कि बेशक से दोस्तों ने उनके साथियों के साथ कोई भी हरकत करी हो, पर अब वो दोस्तों को माफ कर देंगे और एकदम नॉर्मल साइबेरियंस की तरह रहेंगे। इसके बाद वो आइरिस और होलन को अपनी एक साइबेरियन पार्टी में एंजॉय करवाते हैं और बहुत अच्छा अच्छा खाना भी बनाते हैं। होलन और आइरिस भी इस चीज को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, पर तभी उन साइबेरियंस को याद आता है कि दोस्तों भी अभी एयरलॉक सिस्टम में अकेला बंद होगा और उसे भी भूख लग रही होगी। और क्योंकि वो लोग दोस्तों के साथ अपने रिलेशन को अच्छा करना चाहते थे, इसीलिए वो होलन से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो दोस्तों को डाइनिंग टेबल पर लेकर आए। होलन भी थोड़ी देर इस पर सोचता है, पर जब वो देखता है कि साइबेरियन बिल्कुल भी गुस्से में नहीं है तो वो तुरंत ही दोस्तों को डाइनिंग टेबल पर लेकर आ जाता है। दोस्तों को ये सब थोड़ा सा अजीब लग रहा था, पर अभी साइबेरियन उन लोगों के सामने सॉन्ग ऑफ सोरो गाने लगते हैं ताकि वो अपने मरे हुए लोगों को याद कर सकें। वो लोग सॉन्ग ऑफ सोरो को गा ही रहे थे कि तभी अचानक से होलन और आइरिस दोनों ही बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं और उनके सर में इतना भयंकर दर्द होता है कि वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। दोस्तों का भी यही हाल था और वो खुद भी बेहोश हो गया था। आगे जब आइरिस और होलन की आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि उन्हें एंटी ग्रेविटी एरिया में बांधा हुआ था और अभी के लिए सबारंस ने दोस्तों को भी पकड़ लिया था। वो उसको मारने से पहले टॉर्चर करना चाहते थे, इसीलिए वो उसको एक मशीन के साथ अटैच कर देते हैं। शुरुआत में तो दोस्तों काफी देर तक टॉर्चर होता रहता है, पर तभी अचानक से दोस्तों के पास देव आती है। ये उसकी जान बचाने वाली थी, पर बदले में वो दोस्तों से परमिशन मांगती है कि वो उसके ऊपर अपना इम्प्रिंट कर सके।
दोस्तों तो अभी जैसे तैसे भी अपनी जान को बचाना चाहता था, इसीलिए वो इस पर मान जाता है और देव उसको इम्प्रिंट करके सबसे पहले अपनी फिजिकल फॉर्म हासिल करती है। बाद में उसने दोस्तों को फ्री करवा दिया था। वहीं हम लोग आयरिस को देखते हैं, क्योंकि जैसे तैसे खुद को और होलन को फ्री कर लेती है और साइबरन से जाकर बात करने लगती है। क्योंकि साइबेरियंस के कब्जे में पहले से ही दोस्तों था, इसीलिए उनकी आयरिस और होलन से कोई भी दुश्मनी नहीं होती। और उन्होंने पहले बस उन दोनों को इसी वजह से बेहोश करा था, क्योंकि वो जानते थे कि वो दोनों कभी भी उन्हें दोस्तों को जान से मारने की परमिशन नहीं देंगे। सागी इसके लिए होलन से माफी मांगता है और उसको वो आर्टिफैक्ट का पीस वापस करता है जो कि एस्टर के पेंडेंट में था। उसको पहले के समय पर होलन ने धोखे से घुमा दिया था और अब सागी ने उसको वो आर्टिफैक्ट का पीस वापस कर दिया था। साइबरन्स अभी मिलकर बीकन 23 के कुछ पीसेस को तोड़ रहे थे ताकि वो अपनी शिप को वापस से सही कर सकें और चुपचाप यहाँ पर से दोस्तों को लेकर निकल सकें। पर तभी अचानक से एल्फ की आर्मी के दो लोग बीकन 23 के साथ अपनी शिप को अटैच करते हैं और जबरदस्ती बीकन 23 के अंदर आ जाती हैं। साइबरन्स इससे काफी ज्यादा डर गए थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब उनको क्या करना चाहिए। अब उन सोल्जर्स के अंदर आने से पहले बीकन 23 पर मौजूद सब लोग चुप जाते हैं और हारमनी ही जाकर उन दो सोल्जर्स से बात करती है। वैसे तो हारमनी उन दोनों सोल्जर को गुमराह करने की कोशिश कर रही थी, पर वो दोनों इस चीज को समझ जाती हैं और ये देखकर काफी ज्यादा शौक होते हैं कि एक एआई झूठ बोलना सीख गई है। तभी वहां पर दोस्तों आता है, क्योंकि खुद भी वहां से साइबेरियन से बचकर निकलना चाहता था। जैसे ही वो उन दो सोल्जर्स को देखता है, वैसे ही वो उन्हें बता देता है कि इस शिप पर 6 साइबेरियंस मौजूद हैं। जो जानने के बाद वो दोनों सोल्जर काफी ज्यादा गुस्से में आ गए थे और साथ ही उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो इन साइबेरियंस को भी जान से मार देंगे। तब उनमें से एक सोल्जर सबसे पहले तो दोस्तों को पकड़कर एयरलॉक सिस्टम के अंदर डालता है। इसके बाद वो दोनों ही सोल्जर बीकन 23 के अंदर चले गए थे ताकि वो उन साइबेरियंस को ढूंढकर जान से मार सकें और बाद में होलन को पकड़कर अपने साथ अपने बॉस के पास ले जाएं। उस समय पर होलन, आयरिस और साइबेरियंस छुपे हुए थे और अब वो एक एक करके सोल्जर्स के ऊपर अटैक करना चालू कर देते हैं। पर वो सोल्जर्स इतने ज्यादा पावरफुल थे कि उन लोगों ने होलन को भी हरा दिया था और साथ ही साइबेरियंस की भी बहुत बुरी तरह से पिटाई करी थी। उन सोल्जर्स ने गिकोरू को भी जान से मार दिया था, जिससे सब साइबेरियंस गुस्से में आ गए थे। होलन उन्हें अच्छी टक्कर दे रहा होता है, पर वो होलन के ऊपर भी एक अजीब तरह का अटैक कर देते हैं, जिससे होलन अपने पिता के साथ ही अपने सबकॉन्शियस माइंड में फंस गया था। सभी साइबेरियंस को पकड़कर उन सोल्जर्स ने एयरलॉक सिस्टम में डाल दिया था और साइबेरियंस गिकोरू की मौत की वजह से काफी ज्यादा परेशान थे। वहीं होलन को अपने डैड से बात करके ये बात पता चलती है कि इतने समय से वो जिन चीजों को सच्चाई मान रहा था वो तो सच्चाई थी ही नहीं। मतलब कि होलन का उस लास्ट मिशन पर जाना, वहां पर घसाड़े का मरना और उसके बाद होलन का वापस से एक शिप को पकड़कर किसी तरह से बीकन 23 पर पहुंचना। घसाड़े अभी भी जिंदा थी और वो तो होलन को जानती तक नहीं थी। मतलब कि होलन के दिमाग के साथ जरूर ही कोई ना कोई छेड़छाड़ करी गई थी और उसके बाद से ही उसके दिमाग में वो फॉल्स मेमोरीज डाल दी गई। ये सारी चीजें एक इम्प्लांट के थ्रू ही सही करी जा सकती थी और उसके बाद ही होलन सच्चाई और फॉल्स रियलिटी में फर्क समझ सकता था। होलन पहले तो ये इम्प्लांट करवाने से मना कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि उसके डैड भी क्यूटीए वालों के साथ ही काम करते हैं, पर बाद में उसके डैड उसको जैसे तैसे इमोशनल करते हैं और होलन भी अपना इम्प्लांट करवाने के लिए मान जाता है। अब जब होलन को रियल लाइफ में होश आता है तो उसे पता चलता है कि साइबेरियंस को एयरलॉक में डाल दिया गया है और आयरिस उनको बचाने की लगातार कोशिश कर रही है। आयरिस होलन से भी मदद मांगने की कोशिश करती है, पर होलन उसे साफ इनकार कर देता है, क्योंकि उसे अपने डैड की बात सही लग रही थी और वो बस इम्प्लांट करवा के पहले जैसा सही होना चाहता था। वहीं डेव के पास अब तक बीकन का पार्शियल कंट्रोल आ गया होता है, इसीलिए वो जल्दी से जाके दोस्तों को फ्री करती है और उसने दोस्तों को फ्री करा था ताकि वो उससे पीछा छुड़ा सके। डेव के पास क्योंकि अभी तक उसकी फिजिकल फॉर्म आ गई थी, इसीलिए वो दोस्तों को अपनी बातों में फंसाती है और उससे बोलती है कि वो साइबेरियंस का बनाया हुआ नया शिप लेकर यहाँ से अपनी जान बचाकर निकल जाए। पर दोस्तों को तो स्पेसशिप चलाना आता ही नहीं था, इसीलिए तब वहां पर देव उसे सजेस्ट करती है कि वो साइबेरियंस को फ्री करने की डिमांड रखे, जिसके बदले में वो लोग उसको अपने साथ लेकर चले जाएंगे। दोस्तों भी तब ऐसा करने वाला होता है, पर उसके ऐसा करने से पहले ही देव जल्दी से साइबेरियंस को फ्री कर देती है
और क्योंकि दोस्तों ने ही साइबेरियंस के बारे में उन सोल्जर्स को बताया था, इसीलिए सभी साइबेरियंस गुस्से में आकर दोस्तों को बहुत ब्रूटली जान से मार देते हैं। आइरिस तो ये सब देखकर काफी ज्यादा डर गई थी, और क्योंकि अभी उसे साइबेरियंस को सेफली वहां से बाहर निकालना था, इसीलिए जैसे तैसे वो उनके शिप को चालू करवाती है और सभी साइबेरियंस को शिप में बैठाकर वहां से रवाना कर देती है। पर बीकन 23 उनके शिप को थ्रस्ट प्रोवाइड करता उससे पहले ही एल्फ के सोल्जर पावर सप्लाई को बंद कर देते हैं, जिस वजह से साइबेरियंस का शिप बीकन 23 से डी अटैच हो ही नहीं पाया था। सोल्जर्स ने साइबेरियंस के शिप की पावर को बंद करके उन्हें बीकन 23 से डी अटैच कर दिया था, जिसकी वजह से उनके शिप के अंदर अब लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई था, और जल्दी ही अगर उनका शिप चालू नहीं होता तो वो सारे के सारे लोग मारे जाते। होलन के पिता कादिर भी अब तक बीकन 23 पर आ चुके होते हैं, वही उन सोल्जर्स को लीड कर रहे थे। और जैसे ही वो वहां पर आती हैं, वैसे ही वो अपने एक डॉक्टर के साथ होलन के सर्जिकल इम्प्लांट को अंजाम देने लगते हैं। अब होलन वैसे रियल लाइफ में तो बेहोश हो गया था, और उसके सबकॉन्शियस माइंड में उसकी आंख बीकन 23 पर ही खुलती है। उसके सामने अभी एल्फ बैठा हुआ था, जिससे बात करके होलन को रियलाइज होता है कि ये इम्प्लांट असल में उसके दिमाग को सही करने के लिए नहीं, बल्कि उसके दिमाग से उन आर्टिफैक्ट के फ्रेगमेंट को निकालने के लिए है, जो कि उसके आखिरी मिशन के दौरान होलन ने इनहेल कर लिए थे। मतलब कि होलन के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब तो रियल था, पर उल्टा कादिर के ब्रेन के साथ ही छेड़छाड़ की गई थी। उसके दिमाग को एल्फ ने इस तरह से सेट कर दिया था कि एल्फ को ऐसा लगने लगा था कि होलन का ही दिमाग खराब है। होलन को भी अपने पिता को इस कदर इमोशनल देखकर इस बात पर भरोसा हो गया, और उसने अपने पिता के चक्कर में अपना इम्प्लांट करवाने का डिसाइड करा। दूसरी तरफ हम लोग आइरिस को देखते हैं, जो कि अभी भी सोच रही थी कि वो साइबेरियंस की मदद कैसे करे। साइबेरियंस के शिप में धीरे धीरे ऑक्सीजन सप्लाई कम होती जा रही थी, और उनके एक साथी की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी। तब आइरिस एक प्लान बनाती है। उसने सोच लिया था कि वो किसी तरह से बाहर जाएगी और बाहर मौजूद प्लाज्मा कॉन्ट्रैक्टर को हिट करेगी। ऐसा करने पर प्लाज्मा कॉन्ट्रैक्टर से काफी सारी बिजली निकलने वाली थी, जो कि साइबेरियंस के शिप पर जाकर लगती और साइबेरियंस के शिप को एक किक स्टार्ट मिल जाता। अब ये सब सुनने में जितना आसान लग रहा है, असल में ये उतना ही मुश्किल था। जैसे तैसे आइरिस ने बीकन के अंदर छेद करके बाहर स्पेस में छलांग मार तो दी थी, और वो बीकन 23 के ऊपर भी पहुंच गई थी, पर प्लाज्मा कॉन्ट्रैक्टर तक पहुंचना इतना ज्यादा आसान नहीं था। वो बहुत ज्यादा थकते हुए और हाफते हुए काफी ज्यादा जंप्स लगाती है, और बहुत मुश्किल से प्लाज्मा कॉन्ट्रैक्टर तक पहुंच जाती है। फिर जैसे ही वो प्लाज्मा कॉन्ट्रैक्टर को काफी बार हैमर से मारती है, तो उसकी बिजली साइबेरियंस के शिप तक पहुंच जाती है और उनका शिप स्टार्ट भी हो जाता है। वहीं अब तक कादिर को एल्फ के मेन प्लान के बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो होलन की सर्जरी कर रहे डॉक्टर को रोकने की कोशिश करता है, पर उतने में ही वहां पर एक सोल्जर पहुंच जाती है, जिसने उस डॉक्टर को जान से ही मार दिया था। असल में उस सोल्जर को एस्टर के पेंडेंट के अंदर से वो आखिरी आर्टिफैक्ट मिल गया था, और यही उसका मेन मिशन था कि होलन के पास से एक आर्टिफैक्ट के फ्रेगमेंट को हासिल करना है। हार्मनी को ये देखकर इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उस सोल्जर को आर्टिफैक्ट के समेत ही बीकन 23 के बाहर फेंक देती है। पर जैसे ही वो आर्टिफैक्ट स्पेस में जाकर अपने बाकी सारे ग्रुप से मिलता है, तो वो आर्टिफैक्ट वहां पर एक बार फिर से दिखाई देने लगता है। उसको देखकर सब लोग काफी ज्यादा शॉक हो रहे थे, पर हार्मनी जैसे तैसे अभी कादिर के साथ मिलकर होलन की हालत को स्टेबल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग इसमें नाकाम रहते हैं। होलन की भी अब मौत हो गई थी, जिससे कादिर और आइरिस काफी ज्यादा दुखी होते हैं। अब होलन की मौत जैसे ही रियल लाइफ में होती है, वैसे ही उसे अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर वो आर्टिफैक्ट भी दिखाई देने लगता है। और वहां पर सबसे अच्छी चीज ये थी कि आर्टिफैक्ट के साथ वहां पर एस्टर और पार्ट भी आ गए थे। एस्टर काफी समय से उस आर्टिफैक्ट के अंदर ही मौजूद थी, और एल्फ उससे उस आर्टिफैक्ट के रियल मैसेज के बारे में जानने की कोशिश करता है, जिस पर एस्टर उसको बताती है कि उस आर्टिफैक्ट का मैसेज ना तो इंसानों के लिए था और ना ही किसी एआई के लिए। उस आर्टिफैक्ट का मैसेज सिर्फ यही था कि जो लोग कहते हैं कि वो दुनिया को बदल सकते हैं, हमें उनके ऊपर कभी भी भरोसा नहीं रखना चाहिए। इस दुनिया में जो भी चीज जिस तरह से चल रही है वो एकदम परफेक्ट है। एल को ये बात जानने के बाद तो एक तरह का बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसने इतने सारे लोगों की बेमतलब में जान ले ली और वो काफी ज्यादा क्रूअल बन गया। उस समय पर वहां पर हार्मनी भी आ गई थी, क्योंकि मरने के बाद भी किसी भी इंसान का 7 मिनट तक ब्रेन जिंदा रहता है, और हार्मनी तो ऑलरेडी ही होलन के दिमाग में अपना इम्प्रिंट छोड़ चुकी थी।
हार्मनी ने गुस्से में देव को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था और अभी के लिए वो यहाँ पर जानने आई थी कि होलन के माइंड में चल क्या रहा है। अब हार्मनी को जब सारी चीजें पता चलती हैं तो वो काफी ज्यादा शॉक होती है। इवन वो बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो गई थी क्योंकि वो काफी समय बाद एस्टर से मिल रही थी। एस्टर तब उसको समझाती है कि आर्टिफैक्ट के आगे एक बहुत बड़ी दुनिया है और हार्मनी उसको एक्सप्लोर करने के लायक है। आगे की चीजें अब हार्मनी को ही संभालनी होंगी क्योंकि अब वो दुनिया की सुपर एआई बन चुकी है। जिसका रीजन यही था कि हार्मनी ने इतने सारे लोगों के ऊपर अपना इम्प्रिंट छोड़ा, जैसे कि होलन, एस्टर, बार्ट और साथ ही एल्फ भी, क्योंकि वो एक बार को एल्फ को भी धोखा देने में कामयाब हो गई थी। इसके बाद एस्टर थोड़ी देर होलन और बार्ट से भी बातें करती है और बाद में वो उन दोनों के साथ ही आर्टिफैक्ट के अंदर चली जाती है। हार्मनी को भी अभी थोड़ा सा अजीब लग रहा था और उसको उन क्रीचर्स की आवाज आ रही थी जो कि आर्टिफैक्ट के आगे जो दुनिया मौजूद है वहां पर रहा करते थे। अब हार्मनी की जब आंख खुलती है तो वो बीकन 23 पर ही मौजूद थी और उसका लुक पूरी तरह से चेंज हो गया था और अभी उसने व्हाइट कलर का एक बहुत सुंदर ड्रेस पहना हुआ था। उसके सामने अब अचानक से वो एलियन लाइक क्रीचर आ जाते हैं जो कि शायद उसको आगे की सीजन्स में आर्टिफैक्ट के आगे की दुनिया के बारे में जानकारी देंगे। अब आगे की कहानी में क्या होगा वो तो हमें अगले सीजन में ही जानने को मिलेगा, क्योंकि ये सीजन यहीं पर खत्म होता है और उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अब वैसे इसका सीजन 3 अब तक नहीं आया है, पर जब भी वो आएगा तो मैं जरूर उसको एक्सप्लेन करके अपने चैनल पर डालूंगा। और अगर आप लोग इसका सीजन 3 देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट जरूर टाइप कर देना। एक वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है, तो आप लोगों के कमेंट करने से हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। उम्मीद है कि आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, और अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।